सॉरी, एक बात आखिर में कह के मैं ये आज की बातचीत खत्म करूंगा। वो ये कि कलकत्ते में अभी तक जितनी बातें मैंने रखी उनके अलावा दो और बिंदु हैं जिनको कि हम लोग ध्यान में रखें, जो कि मुझे लगते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है जिसमें टाइम और स्पेस की दूरियां होती ही नहीं है। यहां हर चीज पास है और हर चीज दूर है। आप यहां किसी भी पुरानी जगह बहुत आसानी से जल्दी पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं। उसी तरह आप किसी भी पुरानी चीज को बहुत आसानी से भूल सकते हैं और उसके रहमो करम पर छोड़ सकते हैं। ये जो दूरी रहित प्रवेश इस शहर की जो अपनी खूबी है। अब मान लो मैं यहां दिल्ली में जहां रहता हूं शालीमार बाग में, मुझे अगर बोट क्लब जाना पड़ा तो बहुत दूर है, बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन मैं कलकत्ते में काकुरकाची रहता था, वहां से मुझे शहीद मैदान जाने में अगर बस नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी और भी तरीके से जा सकता हूं, बहुत जल्दी पहुंच सकता था। दूरी रहित जो प्रवेश है ये अपने आप में कलकत्ते की बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, जिस बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये। एक अन्य चीज जिसने कि सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जो आज भी मैं उसे मिस करता हूं दिल्ली में रहते हुए, वो ये कि ये तमाम किस्म की जो जयंती आती है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, रविन्द्रनाथ की जयंती, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कोई विशेष उत्सव या फेस्टिवल पूजा का जो दौर होता है दुर्गा पूजा के टाइम पर, ये सारे के सारे उत्सव एकदम जनोत्सव के तौर पर मनाए जाते हैं वहां। मतलब सुभाष जयंती अगर है और तय कर दिया गया कि सुभाष जयंती मनानी है, तो आप तय मानिए कि हर इलाके में सुभाष जयंती मनाई जाएगी और पूरे बंगाल में मनाई जाएगी। रविंद्र जयंती मनानी है तो रविंद्र जयंती पूरे राज्य में मनाई जाएगी। तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप वो महाजाति सदन में या किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में अगर रविंद्र जयंती मनाई जा रही है, आप वहां नहीं जा पाए तो कोई नुकसान हुआ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके मोहल्ले में ही कुछ ना कुछ रविंद्रनाथ के ऊपर हो रहा है। टाइम और स्पेस की दूरी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दूरियां यहां काउंट ही नहीं करती थी। और चूंकि कलकत्ते में कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टों का जो पूरा जलवा है वो रहा है एक जमाने में, कम्युनिस्ट एक चीज में बड़े एक्सपर्ट थे, आज भी एक्सपर्ट हैं। वो इवेंट बनाने में वो बहुत एक्सपर्ट हैं। कलकत्ते में ये चीज आप महसूस करेंगे, बंगाल में ये चीज महसूस करेंगे कि कोई भी गतिविधि कम्युनिस्टों की वो इवेंट केंद्रित होती थी, लगातार सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स में एक्टिविटीज करना, ये नरेंद्र मोदी ने उन्हीं से सीखा है। ये जर्मनी से और इटली से नहीं सीखा है, ये हिटलर और मुसोलिनी से नहीं सीखा। सीरीज ऑफ इवेंट्स में लोगों को एंगेज करके रखना, ये आर्ट सबसे पहले बंगाल में, मैं केरल की नहीं जानता, लेकिन बंगाल में मैंने अपने करीब से देखा इसे। जब कोई चीज इवेंट की तरह होगी तो वो सिर्फ एक जगह नहीं होती थी, वो पूरे राज्य के स्तर पर होती थी। अगर अक्टूबर रिवॉल्यूशन का फंक्शन होना है तो पूरे राज्य के स्तर पर हर जगह शहीद वेदियों पर लाल झंडा फहराया जाएगा, बाकायदा लोग इकट्ठे होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कुछ ना कोई प्रोग्राम करेंगे, गाने गाए जाएंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जो सबसे सैड पार्ट था इस पूरी मतलब जर्नी का मेरी का, वो ये कि सचेत रूप से पूजा के पंडालों से
और जब मैं कह रहा हूं सचेत रूप से, तो बाकायदा आदेश देकर पूजा के पंडालों से हिंदी के गाने खदेड़ दिए गए। पूजा के पंडाल जो लगाए जाते थे और पूजा के पंडालों में जो 3-4 दिन तक जो गाने, उसमें तय था, कर दिया गया था कि वहां सिर्फ बंगला के गाने बजेंगे और बंगला के गाने सुनाई देंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि ममता के सरकार में आने के बाद, और गाने भी कैसे सुनाई देंगे, कैसे कौन कौन से गाने बजाए जाएंगे, यह भी फिक्स रहता था कमेटियों की तरफ से। तो जिसे हम लोग जन संगीत कहते हैं, क्रांतिकारी संगीत कहते हैं, जिसे हम लोग बहुत ही शानदार संगीत कहते हैं, वो शानदार संगीत खूब हावी था और उसमें हिंदी के सिनेमा के गाने आते नहीं थे, दाखिल नहीं होते थे, क्योंकि उसके लिए वो एक तरह से अघोषित तौर पर बैन था। ममता के आने के बाद पहली बार ये परिवर्तन घटा कि वो क्रांतिकारी गाने जो कि लगातार 34 साल तक बजते रहे, वो गाने अचानक बंद कर दिए गए। प्रोग्राम होते थे, हिंदी के गाने नहीं गाएंगे अब आप समझ सकते हैं आप इससे कि हिंदी भाषियों के प्रति किस तरह की नीरज जी, ये लाइब्रेरी की बात रह गई। हाँ सही कह रहे। अब हुआ ये कि अब मैं लाइब्रेरी में घुसा, मैं तो लाइब्रेरी की स्थिति जो थी वो बहुत ही मजेदार थी कि भयानक धूल धक्का, अव्यवस्था, सब कुछ। सो धीरे 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 लाइब्रेरी ट्रैक पर आई, लाइब्रेरी साफ हुई। लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरियन नहीं होता था, लेकिन लाइब्रेरियन फिर रखा गया खोज के। समय लगा, काफी दिन लगे। अभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, वहां बैठने की बहुत अच्छी जगह है। पहले बैठने की जगह नहीं होती थी, और अगर कोई विद्यार्थी बैठा हुआ मिलता था, जो रिसर्च स्कॉलर्स की जगह थी, तो आप जान लीजिए लाइब्रेरी सुबह खुल जाती थी। तो जो पढ़ने वाले होते थे, तो एक कुछ समय कैसा कैसा हुआ, ये भी स्थिति आई कि मुझे बहुत पढ़ने की बहुत जरूरत थी स्पेस की, तो मैं सुबह ही सुबह जाता था लाइब्रेरी। तो 8 साढ़े 8 बजे करीब मैं लाइब्रेरी गया, मैं बैठा, तो मैंने देखा कि एक आदमी जो पुलिस का एजेंट था, मुखबिर था, जो यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमता रहता था, वो अचानक आया और उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं। यानी गायब हो गए, क्योंकि वहां जो रिसर्च स्कॉलरों के लिए बैठने की जगह थी, वहां पुलिस के मुखबिर धाबे बोलते थे। मैंने शिकायत की इसकी, मैंने कहा यह आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए। सबसे जो ट्रेजिक पार्ट था वो ये था कि आप लाइब्रेरी में जाएं तो आपको किताब न मिले, और किताब मिले तो आप को तरह तरह के ताने सुनने को मिले। मैं किताब लेके आता था अपने हाथ में। एक बार का किस्सा बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा। जब स्त्रीवादी साहित्य विमर्श में मैंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का एक चैप्टर, बाई चांस की बात थी कि अरुण माहेश्वरी मुझे अपनी गाड़ी से लेके एक प्रोग्राम से लौट रहे थे, तो मेरे साथ में उस गाड़ी में कल्याणमल लोढ़ा भी थे। बाई चांस की बात थी कि उसमें एक निबंध मैंने स्वाधीनता, मेरी उस पुस्तक का हिस्सा था, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर था एक, और वो चैप्टर पूरा का पूरा बाई चांस की बात कि वो कल्याणमल लोढ़ा जी के हाथ लग गया। और वो लोढ़ा जी तो भाई डॉन थे हिंदी के वहां। उन्होंने वो पूरा चैप्टर पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उन्होंने मुझे फोन किया कि वो चैप्टर तुम्हारा जो उनके पास है और वो पहुंचा देंगे, लेकिन वो पढ़ के बड़े आश्चर्यचकित हुए जो उसमें जो चीजें लिखी थी। दिलचस्प बात यह थी कि लोढ़ा जी के जो गुरु थे, जिन्होंने लोढ़ा जी को पढ़ाया था, उन्होंने फेमिनिज्म पर और स्त्रीवादी साहित्य आलोचना पर सबसे महत्वपूर्ण काम किया था। उसे लोढ़ा जी नहीं जानते थे, और कोई भी नहीं जानता था, उनके कोई चेले नहीं जानते थे। मैंने पहली बार लिखा हिंदी में, तो लोढ़ा जी इससे बड़े
प्रसन्न कि बेटा ये किताब कहां मिली, ये तो हम ही नहीं जानते थे, वो तो हमारे गुरुजी थे। तो मैंने कहा सर ये उसी जगह किताब थी जिस फ्लोर पर आप पिछले 40 साल तक जाते रहे। आपको मैं एक बहुत बुरी चीज बता रहा हूं, दिलचस्प है लेकिन बुरी है। मैं जब रिटायरमेंट के बाद में क्लियरेंस लेनी होती है तो लाइब्रेरी से क्लियरेंस लेने गया मैं, तो पहले जब मैं पहली बार जब लाइब्रेरी में गया और मैंने अपनी कार्ड बनवाया तो मुझे लाइब्रेरियन ने कहा कि सर आप रोज लाइब्रेरी आते हैं, यहां तो कोई शिक्षक लाइब्रेरी नहीं आता है, आप एक बार ले जाते हैं किताब फिर रिटायरमेंट के टाइम पर आते हैं जमा करने, कोई पढ़ने नहीं आता यहां। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिकतर शिक्षक और एक शिक्षक वे जो कि कल्याणमल लोढ़ा, जो कि 40 साल तक यूनिवर्सिटी से 35 साल तक जुड़े रहे, उन्हें यह मालूम ही नहीं थी कि उनके शिक्षक की लिखी किताब उन्हीं के फ्लोर पर है। तो हमारे यहां जो एक पहलू था वो ये भी था कि एक वर्ग था, बहुत ही कंजर्वेटिव वर्ग, जो कि किताबों में पढ़ता नहीं था। मैंने अनेक पुस्तक जो आई हैं ट्रांसलेट होकर ग्रंथ शिल्पी से छप के, संयोग की बात थी कि मैंने उस लाइब्रेरी से बोरो करके मैंने जीरोक्स करा के उनको दी और वो ट्रांसलेट होकर हिंदी के लिए उपलब्ध हुई। लोग नहीं जानते थे। कलकत्ता की लाइब्रेरी जो है कुछ मामले में बहुत ही शानदार लाइब्रेरी, और मैं इसलिए कलकत्ता को बहुत मिस करता हूं, कि कलकत्ता की लाइब्रेरी को मिस करता हूं कि कुछ भी जरूरत हो तो लाइब्रेरी में जो है वो मिल जाता था। हिंदी के प्रति हिंदी के शिक्षकों का, हिंदी के आलोचकों का, हिंदी के सेवियों का भाव कैसा है मैं बता रहा हूं, यूनिवर्सिटी का भाव कैसा है। तकरीबन 25 साल से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हिंदी की जो किताबें खरीदी जाती रहीं उनकी कभी कैटलॉगिंग नहीं हुई, वो गोदाम में पड़ी हुई थी। जब मैंने शिकायत की और बहुत ही परेशान किया, बार बार दबाव डाला, तो उन्होंने कहा कि सर जी किताब तो आती है लेकिन वो सब गोदाम में पड़ी हैं, क्यों कैटलॉगिंग नहीं हुई है। तो मैंने अपनी हेडशिप के टाइम में कहा कि भाई मैं आपको 2-3 विद्यार्थी दे दूंगा, वो फ्री में काम कर देंगे आपके लिए, आप कोई पैसा मत दीजिएगा, वो आपके कैटलॉगिंग में जैसे भी आप कहेंगे वो लिखने में मदद कर देंगे, क्योंकि आप हिंदी नहीं जानते। लेकिन ये हमारे यहां कंसर्न नहीं था, हमारे यहां ये कंसर्न नहीं था। हमारे यहां डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी थी, अभी भी है लाइब्रेरी, लेकिन कभी उसकी हमने कभी कोई लिस्टिंग नहीं की, वो ऐसे ही भरी हुई थी किताबें। मैं जिक्र कर चुका हूं इस बात का कि हम कितने कैजुअल थे। जब मैं हेड बना तो पहली बार उसकी लिस्ट तैयार की गई, और लिस्ट बनाई गई, लिस्ट किताबें लिखी गई, पहली बार स्टॉक टेकिंग हुई। हेड बनने के बाद में पहली बार यह भी हुआ कि पहली बार मिनट्स लेके गए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी बहुत इनफॉर्मली चलती थी, और इनफॉर्मली चलने का एक दुष्परिणाम यह था कि चाहे जो कुछ हो रहा है वो नीचे से ऊपर तक कंफ्यूजन है और घोटाला है। एक विश्वविद्यालय, एक शानदार विश्वविद्यालय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें के नोबेल लॉरिएट पढ़ाते थे। ये बात समझने की है कि कलकत्ते में जो ये जो सघन अनुभूतियों में जीने की, इंटेंस फीलिंग्स में जीने की जो मानसिकता थी, वह मानसिकता, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, ये बात फिर मैं कह रहा हूं, वह सामने के यथार्थ को, आपके जिंदगी के वस्तुगत यथार्थ को आपको देखने नहीं देती। वस्तुगत यथार्थ क्या है? वस्तुगत यथार्थ यह है कि आप डिपार्टमेंट की मीटिंग कर रहे हैं तो आप डिपार्टमेंट की मीटिंग के मिनट्स लिखिए। वस्तुगत यथार्थ यह है कि आप जो भी फैसले लें आप उन्हें कागज पर दर्ज करें, लेकिन वहां यह आदत नहीं थी। सब इनफॉर्मल। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अकेला ऐसा शिक्षक हूं, आप कोई भी जाके वहां रिकॉर्ड चेक कर सकता है लाइब्रेरी से,
मैंने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी, मुझे गर्व है इस बात का, और मैंने निकाल के इशू करा के पढ़ी, और मैंने कभी कोई किताब खोई नहीं, क्योंकि किताब मेरी रोजी रोटी, किताब मेरी लाइफ लाइन। और मुझे कलकत्ता इसलिए अच्छा लगता था, मैं उसे मिस करता हूं बार बार, कि कलकत्ते में जो एक खास तरह की मानुष गंध जिसे हम लोग कहते हैं, वो मानुष गंध वो दिल्ली में नहीं है, वो मथुरा में नहीं है। वो भाषा का जो जिसे कहेंगे ध्वनि, जो आपको रोड पर चलते हुए, सामान्य तौर पर बात करते हुए, आम लोगों से बात करते हुए जो मिलती थी, वो ध्वनि मिसिंग है। और ध्वनि क्या है? उसमें एक खास तरह का प्रेम है और आंतरिकता है। और ये जो आंतरिकता है, ये आंतरिकता नष्ट हुई पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी तंत्र, पार्टी के वर्चस्व, कम्युनिस्ट पार्टी के वर्चस्व ने इस पूरी की पूरी आंतरिकता को एकदम तहस नहस किया। जो भाषाई लालित्य और भाषाई सौष्ठव जिसके लिए कि बंगला जाति पहचानी जाती थी, उसको एकदम धूल धूसरित किया। रेस्पेक्ट करना अलग बात है, और भाषा को बचाना और भाषा का प्रसार करना एक अलग बात है। भाषा का कितना विकास हुआ था बंगाल में, एक छोटी सी घटना बता के मैं इसे खत्म करूंगा बातचीत को। बुद्धदेव भट्टाचार्य को, जो कि बंगला जाति और बंगला संस्कृति के लास्ट आइकॉन माने जाते हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में आदेश दिया, आदेश होंगे सरकारी, जो भी आदेश होंगे वो बंगला में, उनका सर्कुलर निकलेगा, बंगला में वो जाएंगे। और जिस समय ये आदेश जारी किया गया, उसके बाद में पूरे सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में एकदम कर्मचारियों में दहशत और परेशानी, क्योंकि ज्यादातर जो बंगाली लोग थे वो बंगला लिखना जानते ही नहीं थे, भूल गए थे। वो अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग करना जानते थे, लेकिन बंगला में ड्राफ्टिंग करना नहीं जानते थे। जो सबसे सैड पार्ट था वो ये कि बंगला का प्रेम जितना घोषित किया गया, जितना दावे किए गए, बंगला के जब माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट आते थे, तो सबसे ज्यादा बच्चे उसी में फेल होते थे। जो बच्चा साइंस में 95%, 98% नंबर ला रहा है, वह बच्चा बंगला में फेल हो रहा है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जहां से मैंने बात शुरू की थी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स होती है। बंगला जाति, बंगाल का मध्य वर्ग, वो लगातार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण बंगला से दूर होता चला गया। जोर था बंगला पर, जोर था बंगाली प्रांतीयता पर, बंगालीपन पर, और वह बंगालीपन और बंगाली प्रांतीयता लगातार नष्ट होती गई, बिखरती गई। और बच्चे किस में फेल हो रहे हैं? बंगला में। सबसे विपन्न अवस्था किन स्कूलों की? जो बंगला मीडियम के स्कूल थे लेफ्ट फ्रंट के जमाने में। कायदे से होना उल्टा चाहिए था कि जब आप बंगला पर जोर दे रहे हैं, बंगला के मीडियम से शिक्षा दी जाए, इस पर जोर दे रहे हैं, तो बंगला मीडियम के स्कूलों की केयर, देखभाल ज्यादा होनी चाहिए थी, उन पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। और क्लाइमेक्स बता रहा हूं मैं आपको, ज्ञान का क्लाइमेक्स। वहां एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, सत्यसाधन चक्रवर्ती, जो सांसद भी थे, शिक्षक आंदोलन के बड़े नेता भी थे। मुझसे कहा गया कि उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। अब मैं, क्योंकि मुझे किताब का शौक, तो मैं गया बाजार, मैंने पूछा लोगों से, तो मालूम पड़ा वो किताब नहीं थी, वो उच्च माध्यमिक के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 12 या 11 या उन विद्यार्थियों के लिए लिखी गई नोट्स की किताब थी। तो आपके यहां रमेश पोखरियाल जो है अचानक आए हैं, ये कोई आश्चर्य की बात थोड़ा ही है। आपके यहां तो सत्साधन चक्रवर्ती भी थे,
जो कि बच्चों के लिए नोट्स लिखते थे और आप कहते थे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। मेरे लिए वो शॉकिंग था। मैंने कहा भी लोगों से, कई जगह कहा इस बात को मैंने। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि बंगला आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जब कोल्ड वॉर के साथ उसका तेजी से विकास हुआ तो उसको कैश किया लेफ्ट फ्रंट ने। बंगाली बुद्धिजीवियों को सबसे ज्यादा कैटर किया, एकत्रित किया, एकजुट किया लेफ्ट फ्रंट ने, और शेष में यही बंगाली बुद्धिजीवी लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ चला गया। बंगाली भावबोध और बंगाली प्रेम और मार्क्सवाद प्रेम के खिलाफ चला गया। वही बंगाली बुद्धिजीवी। अब आप सोचिए, इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही पैथेटिक है और बहुत ही पीड़ादायक है। जब आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेंगे कल्चर और लिटरेचर में, लैंग्वेज में, तो वो अपने आप में आपके समूचे के डिस्कोर्स को वो एक लो लेवल पर ले आएगी, वो हाई लेवल पर जाने ही नहीं देगी। बड़ी किताबें, महत्वपूर्ण किताबें, बड़े लेखक वो मूल्यांकन के केंद्र में कभी नहीं आएंगे। और बंगाल में जो लो लेवल हुआ चीजों का, वो राजनीति से लेके कल्चर तक हर लेवल पर लो लेवल हो गया। और अब बंगाल बिल्कुल कहां लगा हुआ है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बंगाल एकदम क्रिमिनल कल्चर के साथ में एक में कर गया है। और यह है क्लाइमैक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का क्लाइमैक्स यह है कि वह अल्टीमेटली क्रिमिनल कल्चर के साथ में वो मिक्स करती है। बंगाली जातीयता, बंगाली संस्कृति, बंगला भाषा, कभी किसी ने सोचा नहीं कि भद्र लोगों का समाज था, भद्र लोगों की भाषा थी। कभी सोचा नहीं कि बंगाली समाज में इतने क्रिमिनल होंगे, समाज का इतने बड़े स्केल पर, राजनीति का इतने बड़े स्केल पर अपराधीकरण होगा। तो आप आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जब शुरू करेंगे तो आप तय मानिए उसका पर्यवसान जो है वो अपराधीकरण की राजनीति में होगा, अपराधीकरण की संस्कृति में होगा। यह तय है, यह तय है। क्योंकि अस्मिता का क्लाइमैक्स है क्राइम। अस्मिता का क्लाइमैक्स संस्कृति का सर्वोच्च विकास नहीं है। यह अनुभव सोवियत संघ का है, यह अनुभव चीन का है, यही अनुभव जो है और दूसरे देशों का है। तो बंगला से पहला सबक, आखिरी सबक नहीं है ये, पहला सबक ये, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। ये जो यूपी में जो इतना, बिहार में जो इतना जो अपराधीकरण आपको दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसकी धुरी रही है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जहां पर जाएगी, जहां पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगी, वहां नीति का, आप उससे बच नहीं सकते। तो कोल्ड वॉर जो है वो आइडेंटिटी को अपराधीकरण की प्रक्रिया के प्रकल्प के तौर पर वह लाता है। कोल्ड वॉर आइडेंटिटी के प्रश्नों को इसलिए नहीं लाया कि उसे आइडेंटिटी का विकास करना है, बल्कि इसलिए लाया कि उसे आइडेंटिटी को एकदम तहस नहस करना है। हमारे बहुत सारे दोस्त इस बात को समझ नहीं पाए। हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के पक्ष में लिखते हैं वो समझ नहीं पाए। अन्यथा एक महानगर, कलकत्ता एक महानगर था, वो अब कस्बे की कल्चर में कन्वर्ट हो चुका है, पीछे की तरफ चला गया। बंबई तो नहीं गया पीछे, मद्रास तो नहीं गया, कलकत्ता पीछे कैसे चला गया? कलकत्ता लंदन के साथ शुरू हुआ था जिसका जीवन, वो कलकत्ता आज भागलपुर से भी बदतर हालत में दिखाई देगा आपको। जितने भी पैरामीटर हो सकते हैं किसी भी महानगर को देखने के, वो कोई पैरामीटर कलकत्ते में लागू नहीं होता।
कलकत्ते में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के प्रचार प्रसार के नीचे जमीन पर, कस्बे में, मोहल्ले में, लोगों के घरों में जिस चीज ने पैर पसारे वह थी मध्यकालीन संस्कृति, कंजर्वेटिव भावबोध। और इस कंजर्वेटिव भावबोध और मध्यकालीन संस्कृति को प्रचारित प्रसारित होने में रिएक्शनरी ताकतों की तो भूमिका थी ही, लेकिन अफसोस की बात है कि इसको प्रगतिशील लोगों ने भी हवा दी। मतलब दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको, वहां एक आइकॉन है जो कि बहुत, बाबा लोकनाथ, जैसे यहां बाबा जय गुरुदेव हिंदी भाषी क्षेत्र में, बाबा लोकनाथ इतना पावरफुल आइकॉन है कि वो अब विष्णु, शंकर, पार्वती, गणेश जिस मंदिर में बैठे हैं वहां बाबा लोकनाथ भी बैठे हैं। कोई बंगाल का कोई एरिया नहीं है जहां बाबा लोकनाथ एंटर न किए हो, और बाबा लोकनाथ का कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां बाबा लोकनाथ का मंदिर ना हो। पॉलिटिकल कल्चर थी प्रोग्रेसिव, लेकिन उसका बेस था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो सबसे ज्यादा उसकी आड़ में कौन सी चीज विकसित हुई पिछले 30 साल में? धर्म और धार्मिक संगठन, उनका बड़े पैमाने पर विकास हुआ और विस्तार हुआ और पोलराइजेशन हुआ। वो मुसलमानों के भी संगठन विकसित हुए, वहां हिंदुओं के भी संगठन विकसित हुए, और ये वे संगठन है जिनका के सोशल रिफॉर्म के से जुड़े हुए संगठनों से कोई संबंध नहीं है। कुकुर मुत्ते की तरह कलकत्ते की हर गली के मुहाने पर नए मंदिर रातों रात तैयार हो गए पूरे शहर में। मेरे देखते देखते मैं जिन गलियों से निकलता था, आता था, जाता था, वहां कोई मंदिर नहीं था नुक्कड़ पर, लेकिन अब हर नुक्कड़ पर एक मंदिर है। सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अल्टीमेटली आपको आइडियोलॉजिकली प्रगतिशील विचारधारा की शरण से निकाल के धर्म की शरण में ले जाती है, और संस्कृति से के क्षेत्र से निकाल के आपको अपराधीकरण की संस्कृति के क्षेत्र में ले जाती है, और आपके पास में भय और आतंक की नहीं बचती। सो कलकत्ता का जो सुख अब अहर्निश भय में रहता है, इसलिए लोग बोलते नहीं हैं। लोग पहले भी नहीं बोलते थे, क्यों? डरते थे पार्टी को पता चल जाएगा। अरे कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि डरा जाए, लेकिन वो डरते थे। शिक्षितों में डर, अशिक्षितों में डर, सब में बात पता चल गई। बात कोई ऐसी है नहीं जो पता चल जाए तो कोई नुकसान। तो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स पैरेलल डर का संसार विकसित करती है, और यही वह चीज थी जिसने कि ममता के आगमन को सुनिश्चित किया और कम्युनिस्ट पार्टी के अंत को सुनिश्चित किया। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का लाभ उठाया बाम ने और क्लाइमैक्स पर पहुंचाया ममता ने। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।